विजन विद आलोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी के अंतर्गत सामाजिक विषय के एक सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। वो सिलेबस है टीजीटी इतिहास के बारे में कि उस जो आयोग ने सिलेबस हमें निर्धारित किया है, उस सिलेबस में हमें देखना है क्या निर्धारित किया है। जो बोर्ड में दोस्तों हमने लिखा है, ये प्राचीन इतिहास का सिलेबस है जो चयन बोर्ड ने हमें प्रदान किया है। दोस्तों, वैसे देखने में तो बहुत कम इन्होंने सिलेबस दिया है, लेकिन वास्तव में एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या हमें इतना ही प्राचीन इतिहास में पढ़ के जाना है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है नहीं, इसके अलावा भी हमें पढ़ना है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें तो इस टॉपिक के अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे हमें बहुत गौर से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो टॉपिक क्या है दोस्तों? जैसे पहला ही टॉपिक इन्होंने छोड़ दिया है, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत। दोस्तों, पहला ही सवाल आपके प्रश्न पत्र में यहीं से पूछा जाता है। कम से कम 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। इतिहास जानने के स्रोत बताइए। ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक और विदेशी विवरण। दोस्तों, कुछ विदेशी यात्री हैं, विदेशी साहित्यकार हैं, इतिहासकार जिन्होंने यात्रा किया, उन्होंने कुछ विवरण दिया। कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक। ऐतिहासिक साक्ष्यों में कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। तो इस तरह से इतिहास जानने के जो स्रोत हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से हमें अवश्य पढ़ के जाना चाहिए। कम से कम 2 सवाल यहाँ से हर बार पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद पाषाण युग में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण का पाठ्यक्रम दिया गया है। यहाँ से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता पाठ्यक्रम में स्थान मिला है। वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 2 खंडों में विभक्त किया गया है। इसके बाद जो इन्होंने छोड़ा है दोस्तों, यहाँ 600 BC में जो राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, नगरों का उदय हो रहा था, उसको पाठ्यक्रम में यहाँ नहीं जगह दिया गया, लेकिन यहाँ सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक कोड आता है हसीन, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से। तो दोस्तों, इसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इसे बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक कोडिंग के माध्यम से पूरे इतिहास को तथ्यात्मक तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद धार्मिक आंदोलन, बौद्ध आंदोलन, जैन, भागवत, शैव धर्म को इन्होंने स्थान दिया है। फिर दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का स्थान यहाँ पर मिला है। और मौर्य साम्राज्य के बाद बहुत महत्वपूर्ण है, मौर्य साम्राज्य के बाद दोस्तों इन्होंने मौर्योत्तर साम्राज्य को छोड़ दिया है, जो कि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। मौर्योत्तर युग में दोस्तों भारत में विदेशी आक्रमण बहुत तेजी से हुए थे। वो कौन से आक्रमण थे? यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। कभी कभी क्रम से ही पूछ लिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के तुरंत बाद विदेशी आक्रमणकारी जो हुए, उन्हें क्रम से सजाइए। यूनानियों का, शकों का, पहलों का, फिर कुषाणों का भारत पे आक्रमण होता है।
तो कुषाण इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कनिष्क आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें पढ़ना है। फिर दोस्तों गुप्त काल आता है। गुप्त वंश से बहुत अच्छे सवाल आते हैं, कम से कम 3-4 सवाल जरूर पूछ लिए जाते हैं। गुप्त वंश के बाद महत्वपूर्ण टॉपिक इन्होंने छोड़ा है गुप्तोत्तर वंश, गुप्तोत्तर वंश और चोल वंश। दोस्तों गुप्तोत्तर वंश में अगर बात करें, गुप्तोत्तर काल में बात करें तो राजपूत वंश भी आ जाते हैं, हर्ष भी आएंगे, और दक्षिण भारत में चोल के अलावा पल्लव, चालुक्य आएंगे, और गुप्तोत्तर युग में राजपूत साम्राज्य आ जाता है पूरा। तो दोस्तों इस तरह से राजपूत युग में हम देखते हैं चौहान वंश, चाहमान वंश, और उत्तर भारत गढ़वाल वंश, ये सारे वंश हैं जहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। त्रिगुट संघर्ष आता है, त्रिगुट संघर्ष में पाल, प्रतिहार और गुर्जर वंश। दोस्तों त्रिगुट संघर्ष में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? पाल, प्रतिहार और गुर्जर साम्राज्य। इनके बारे में भी दोस्तों हमें बहुत गहराई से पढ़ना होता है, जो सिलेबस में दिया नहीं गया है। मध्यकालीन इतिहास में जो पाठ्यक्रम में जो बातें कही गई, भारत में इस्लाम का आगमन। दोस्तों इसके बाद दिल्ली सल्तनत, तैमूर का आक्रमण। दोस्तों जो इस्लाम का आगमन है, इसमें एक तथ्य और जोड़ देना चाहिए, अरब और तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण को भी बहुत गहराई से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनते हैं। फिर पाठ्यक्रम में दिल्ली सल्तनत, तैमूर आक्रमण। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें, तैमूर आक्रमण भी है। दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन पांचों दिल्ली सल्तनत के वंश को बहुत गहराई से पढ़ना है हमें। ये पाठ्यक्रम में साफ साफ दिया गया है। प्लस इसके साथ तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग विदेशी आक्रमण, प्लस दोस्तों इसी के साथ मंगोल आक्रमणकारी, जो मंगोल आक्रमणकारी हैं उन्हें भी हमें देखना है। दोस्तों मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश की बारी आती है। मुगल वंश के साथ शिवा जी का पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है, लेकिन मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, शिवा जी को ही नहीं, पूरे मराठा इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, पूरे मराठा इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बहमनी साम्राज्य को जगह दिया गया है, जबकि विजयनगर साम्राज्य को नहीं दिया है इन्होंने, इसे भी पढ़ना है। दोस्तों अगर अतिरिक्त विषय को जोड़ने की बात करें तो सूफी भक्ति आंदोलन, इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय राज्य हैं, क्षेत्रीय राज्य के बारे में पढ़ना है, जैसे बंगाल, बिहार, अवध, मैसूर, कर्नाटक, इन राज्यों के बारे में दोस्तों हमें पढ़ना है। अब आधुनिक भारत की बात करें दोस्तों, आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास के अंदर जो पाठ्यक्रम में जगह मिला है वो 1858 से लेकर 1950 के बीच में जो घटनाक्रम है, जो घटनाएं हैं, उसे इन्होंने दर्शाया है कि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद 1857 की क्रांति को फोकस किया है,
फिर 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद गांधी युग की शुरुआत, गांधी युग की बात इन्होंने की है स्वतंत्रता, और गांधी जी का जब उदय होता है बंग भंग के बाद, बंग भंग के काफ़ी समय बाद जब उदय होता है, तो गांधी जी और स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने टॉपिक में जगह दिया है। आज़ादी और विभाजन को इन्होंने रेखांकित किया है। तो दोस्तों इतने बिंदु इन्होंने दिए हैं, ये कोई साधारण बिंदु नहीं है, इसमें बहुत सारे तथ्य सम्मिलित हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ अतिरिक्त टॉपिक भी हैं जहां से सवाल आने हैं। पहला टॉपिक इन्होंने जो छोड़ा है यूरोपीय आगमन। दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनी का आगमन, इनमें दोस्तों पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रांसीस, इन पांचों कंपनियों के बारे में पढ़ना होता है जो पाठ्यक्रम में नहीं दिया है। पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीस, ये क्रम से आए थे दोस्तों। ये एक ट्रिक भी है PDEDF, आप इसे याद कर लीजिए। पुर्तगाल, यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस क्रम से है, इसी क्रम से है, तो इसे बहुत गहराई से पढ़ना है, यहाँ से सवाल आते हैं जबकि पाठ्यक्रम में दिया नहीं गया है। दोस्तों इसके बाद 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है। 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ना है, जो कि ये पुनर्जागरण आंदोलन है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना के बारे में भी हमें देखना है, और नरम दल गरम दल, नरम दल एंड गरम दल, यहाँ से भी दोस्तों हमें सवाल मिलेंगे। इसके बाद बंग भंग, इसे भी पढ़ना है। प्लस दोस्तों कुछ विद्रोह है, जैसे विद्रोह में क्या है, सैन्य विद्रोह, किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, तो इसे अवश्य पढ़ना है दोस्तों, यहाँ से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सवाल पूछे जाएंगे वो क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन से आपको सवाल मिलेंगे जो पाठ्यक्रम में नहीं बताया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, इतिहास के साथ जो संवैधानिक विकास क्रम है उसे भी हमें पढ़ना है। तो इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम हमें दिया गया है इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त टॉपिक भी हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है। अगर इन टॉपिक को हम नहीं पढ़ते हैं, इग्नोर करते हैं, तो निश्चित ही सफलता हमसे बहुत दूर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इस पूरे पाठ्यक्रम के बाद पूरे इतिहास विषय को TGT हो या PGT हो, हमारे साथ एक और विशेषज्ञ हैं, मैं और एक और एक्सपर्ट हैं, उन दोनों लोग मिलके पूरे इतिहास को प्रारंभ से लेके अंत तक, प्रारंभ से लेके पूरे सिलेबस के समाप्त होने तक पूरी जिम्मेदारी से इसी चैनल पे हम लोग पढ़ाएंगे, बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाएंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लें और चैनल से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।